हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ CUET PG की ये सिलेबस डिस्कशन एंड स्ट्रेटजी डिस्कशन की क्लास, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग CUET PG ज्योग्राफी के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो हम लोग कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना मुश्किल है, कितना आसान है। इन सारी बातों को हम लोग थोड़ा डिटेल में आज समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो ध्यान से जरा सुनिएगा कि क्या सिलेबस है, क्या करना है, नहीं करना है। ये सारी बातों को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे आ गए हैं, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग ज्योग्राफी में BA के स्टूडेंट हैं, मोस्ट प्रोबेबली BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, एंड 2025 के अटेम्प्ट के लिए आप लोग CUET PG ज्योग्राफी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारी स्ट्रेटेजी रहे, क्या सिलेबस है। मेनली हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग शुरू करते हैं तो देखते हैं आप लोग करने क्या जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं उनके बारे में पहले मैं बातें कर लूं कि CUET आपका एक एग्जाम लेता है। ठीक है, CUET का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसके लिए आपको PG का एग्जाम देना होता है, CUET PG का। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो हमारा जो लास्ट ईयर का कोड था ये था HUQP। HUQP 08 आपका कोड था हमारे ज्योग्राफी के एग्जाम का, जिसमें कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन, अगर ज्योग्राफी का आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट भी आ गई हैं, बाकी भी संस्थाएं आ गई हैं, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही एग्जाम आपको देना पड़ेगा, CUET PG का एग्जाम। अब 2024 से पहले का देखें तो आप जब CUET PG एग्जाम देने जाते थे तो इसके क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शंस होते थे। एक पार्ट ए होता था, एक पार्ट बी होता था। पार्ट ए में जो डिस्कशन होता था वो मूल रूप से हमारा क्या होता था, GK GS और ये सारी बातें हमें देखने को मिलती थी। जबकि पार्ट बी में क्या होता था, कोर ज्योग्राफी के जो सारे टॉपिक्स हैं वो हमारे सामने देखने को मिलते थे। अब 2024 के एग्जाम में क्या हुआ कि हमारा जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो तो पूछा गया, लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हमारे पार्ट ए में, इसको रिमूव कर दिया गया, यानी कि पार्ट ए नहीं रह गया। तो पहले जो एक प्रेशर होता था बच्चों के ऊपर कि GK पढ़ना है, GK GS पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ये सबको हटा दिया गया। अब CUET ने क्या कहा या NTA ने कहा क्या कि अब आप लोग भाई साहब ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए, ज्योग्राफी से ही हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे एंड ज्योग्राफी से ही आपका हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। अब ये ज्योग्राफी का एग्जाम तो देना हम लोग जा रहे थे, इसके 3 सेक्शंस हम लोग देखने को मिलते हैं कि क्या है हमारे सिलेबस में। इसके 3 पार्ट। अब 3 पार्ट में जाने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी बात हम ये कर लें कि जो हमारे ये प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, जो आप सभी स्टूडेंट हैं, ये 2 टाइप की यूनिवर्सिटी से आते हैं। पहले ऐसे यूनिवर्सिटी से आते हैं जहां का सिलेबस बहुत अच्छा है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, तो वहां का सिलेबस बहुत अच्छा है। तो ज्योग्राफी का जो आपने 3 साल ये क्लासेस की हैं, इसमें सारा का सारा जो भी CUET PG का सिलेबस है ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो यानी कि आपने अगर इतनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो CUET PG एग्जाम के लिए आप बहुत हद तक तैयार हैं। दूसरे हमारे बच्चे कौन से आते हैं, वो स्टूडेंट्स आते हैं इसमें जो कि ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं जिनका सिलेबस अच्छा नहीं है, या यूं कहे कि उनका सिलेबस डाइवर्स नहीं है, उनका सिलेबस फोकस नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि जो CUET का सिलेबस है उससे वो कहीं पीछे रह जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ यूनिवर्सिटी का पिछले सालों में मुझे देखने को मिला है कि सिलेबस तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कॉलेजेस में हैं उनकी क्लासेस ही नहीं चलती, या फिर प्रैक्टिकल्स ही नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको ये टाइप 2 के स्टूडेंट करते हैं। तो टाइप 1 के साथ क्या है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी में है उनको तो सिलेबस पढ़ा दिया गया है, उनके लिए बहुत चीजें ईजी हो जाती हैं। लेकिन जो ये टाइप 2 के बच्चे हैं वो जब CUET PG का सिलेबस देखते हैं तो इनको सबसे ज्यादा ये डिफिकल्ट फील होता है, क्योंकि भाई साहब आपने तो अपने यूजी के समय में ये सिलेबस पढ़ा ही नहीं, तो आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत सारे टॉपिक आपके सिर के ऊपर से जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही क्या कोशिश करने जा रहे हैं कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि तुम सिलेबस को समझ लो सबसे पहले कि तुमको पढ़ना क्या है, और उस सिलेबस तुमको कहाँ से मिलेगा उसकी थोड़ी सपोर्ट करने की मैं कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग अपनी तैयारी को एक शेप दे सकते हैं। तो अभी ये वीडियो अगर मान लो मैं अगस्त में बना रहा हूं, तो मान लीजिए हम लोग थोड़े ऐसे ढीले ढीले चलते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं और बाकी सब लोग करते हैं, तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन मान लो सितंबर से स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम इस सेशन का होगा वो आपका मार्च में
हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के आप लोगों के पास 6 महीने है। तो जिसने पढ़ा है उसके लिए चलो एक बेनिफिट है कि वो थोड़ा लेट भी स्टार्ट करते हैं तो चीजें कवर कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने भी स्टार्ट ही नहीं किया, जिन बच्चों का सिलेबस ही नहीं अच्छा हुआ है, वो क्या करें? उनको तो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जो हमारा ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा सा है, वास्ट सिलेबस है, तो उसकी तैयारी हमारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, हम लोग सीधा चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो बार बार जो एक ही बात मैं कहता हूँ, फिर से वही बात को मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी तुम ज्योग्राफी को पढ़ते हो, तुम हमेशा क्या कर रहे होते हो? 3 चीजों पे फोकस कर रहे होते हो। ज्योग्राफी में आपने क्या होता है, जब ड्यूअलिटी की बात करते हैं, ज्योग्राफी के डिवीजन की बात करते हैं, तो 2 पार्ट में हम लोग बात करते हैं अर्थ की। जियोग्राफी, जियो इज अर्थ, ग्राफी उसकी स्टडी। तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग? सबसे पहले फिजिकल अर्थ की बात करते हैं, एंड दूसरे नंबर पे जो बात करते हैं वो ह्यूमन अर्थ की बात करते हैं। तो पहला क्या हो गया? फिजिकल अर्थ, यानी पृथ्वी पे चलने वाले जितने फिजिकल फिनोमिना है, ठीक है, जितनी भौतिक प्रक्रियाएं पृथ्वी के ऊपर हो रही हैं और उसका कैसे पृथ्वी पर असर हो रहा है, उन सारे विषयों को हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? दूसरा पार्ट हो गया हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का, यानी हम भी तो अर्थ के इंटीग्रल पार्ट है, यानी क्या है, हमारे और पृथ्वी के बीच में इंटर रिलेशनशिप को समझने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। तो ह्यूमन के जितने सारे एस्पेक्ट्स है वो हम लोग इस सेक्शन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, ये 2 सेक्शन तो हमारे पास आ गया, इनको स्टडी करने के लिए 2-3 तरीकों का यूज करते हैं। जैसे मैपिंग का यूज करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज करते हैं। इन मेथड्स का यूज करने के लिए जिसका हम प्रयोग कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टेक्निक्स। तो चाहे आप यूजी कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप सीयूईटी के सिलेबस को उठा लो, या फिर कोई भी इस तरह का काम कर लो, आपको समझ में आएगा कि भाई साहब यही 3 टॉपिक्स तो हम लोगों ने घूम फिर के पढ़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड टेक्निक्स। फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करो तो देखो, पहले ही अगर एक बुक की मैं बात कर लूं, वैसे तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने यूजी में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी या फिर जो भी हो, एक चीज दिमाग में बिठा लो कि तुमने जो बुक अपनी यूजी में पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक, वो बुक तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह सर के किताब से पढ़ी है तो वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। अगर तुमने फिजिकल ज्योग्राफी एलन स्टालर से पढ़ी है, वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। अगर तुमने माजिद हुसैन सर से पढ़ी है तो वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। लेकिन ये भी नहीं कि अब शुरू से लेकर अंत तक पढ़ जाना है। इतनी मोटी किताब है, पूरा 800 पेज। हम लोग यहाँ पे पीएचडी लिखने नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग अपने यूजी के सिलेबस को पढ़ के पीजी में एडमिशन लेने के लिए पढ़ रहे हैं। सिलेबस देखो क्या है। अब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक जो आंख बंद करके, किसके लिए? जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, क्लाइमेटोलॉजी के लिए, ओशनोग्राफी के लिए अगर तुमको अभी पढ़ने का मन हो रहा है तो फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह सर की किताब उठा के एक बार पढ़ जाओ, जो इसके मेन टॉपिक से तुम्हारा ये पोर्शन कवर हो जाएगा। अब देखो क्या है जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है? भू आकृति विज्ञान। पृथ्वी के सरफेस पे जो हमारे उच्चावच का निर्माण दिख रहा है, रिलीफ दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहे हैं, पर्वत, पठार, मैदान, जो भी दिख रहा है, ये सारे जो शेप हुए हैं, ये सारे कैसे बने हैं, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है, ये सारी बातें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसके सिलेबस को देखें तो 2-3 चीजें उन्होंने दे दिया। सबसे पहले सोलर सिस्टम एंड अर्थ की बात करते कि पृथ्वी कैसे बना, या फिर हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी कुछ थ्योरी है, 3-4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बिग बैंग का थ्योरी है या फिर जेम्स जीन का थ्योरी है। ये सारे थ्योरी को हम लोगों ने ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेना है। आगे पढ़ें तो जैसे तुमने अर्थ के फॉर्मेशन को पढ़ लिया, अब तुम आगे पढ़ रहे हो कि अर्थ बना कैसे है, उसमें रॉक्स कौन सी हैं, चट्टाने कौन सी हैं, चट्टाने बनती कैसे हैं, परिवर्तित कैसे होते हैं, किस टाइप से बनती है। ये सारी जो बातें हैं वो इस चैप्टर में आ जाता है। चाहे वो लैंड फॉर्म का ओरिजिन हो, चाहे ओशन का ओरिजिन हो, चाहे हमारा प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी हो, ये सारी बातें इस चैप्टर में कवर हो जाते हैं। इससे सवाल हर बार आते हैं, बहुत सारे आते हैं। रॉक्स पे पूछ लिया जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स पे पूछ लिया जाता है, और भी सारी चीजों पे पूछ लिया जाता है। तो दूसरा चैप्टर हमारा किससे डील करता है? अर्थ के मटेरियल को और मिनरल्स को, जिसमें रॉक्स और इसके साथ जुड़े हुए कुछ थ्योरी जो है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आगे देखिए तो 2 चीजें होती है पृथ्वी के ऊपर हमेशा चल रही होती है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, यानी अंतर्जनित प्रक्रियाएं और बाह्यजनित प्रक्रियाएं। बाहर से जो सूर्य का ताप आ रहा है, हवाएं चल रही हैं, पानी बह रहा है, इसके कारण हमारे उच्चावच पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, रिलीफ पे कैसे वो चेंजेस आए, ये तो हमारा हो गया एक्सोजेनिक।
दूसरा क्या होता है, एंडोजेनिक प्रोसेस क्या है, पृथ्वी के अंदर जो हमारा ये मैग्मा का फ्लो है वो कैसे फ्लो करता है, वो लैंडफॉर्म को कैसे इंपैक्ट करता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़ने को पड़ेंगी। अब ये जो सारी एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं हैं, इसमें जो ये एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं हैं या बाह्यजनित प्रक्रियाएं हैं, इसके कुछ एजेंट्स होते हैं कि ये कर कौन रहा होता है। कि अंदर तो पृथ्वी के अंदर जब एंडोजेनिक की बात करो तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मैग्मा सारा का सारा काम कर रहा है। लेकिन जब तुम पृथ्वी के बाहर की चीजों को देख रहे हो तो कौन काम कर रहा है, कुछ एजेंट्स काम कर रहे हैं। कौन कौन ये एजेंट्स होता है, वो होता है फ्लूवियल यानी बहता हुआ जल, ग्लेशियल यानी कि हिमानी, कोस्टल यानी कि तटों पे जो समुद्री जल समुद्री धाराएं टकराती है उसके कारण लैंडफॉर्म का निर्माण करता है, शुष्क वायु किस तरह से निर्माण करता है, कार्स्ट लाइमस्टोन में किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारे सेक्शंस हमारा जियोमॉर्फोलॉजी में हमें कवर करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से देखने को इजिली मिल जाता है, चाहे वो रॉक से हो, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक से हो, चाहे वो कुछ डीप में जाके पूछ ले या फिर शैलो शैलो ऊपर से पूछ ले। प्रक्रियाओं से फ्लूवियल, ग्लेशियल, कोस्टल, एरिड, एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट आता है। तो ये वाला टॉपिक जब भी आप डिस्कस करो, जब भी आप पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। आगे चलो, अब लिथोस्फीयर को तो हमने देख लिया, यानी कि भूपर्पट्टी, इन सब चीजों को देख लिया। अब इसके जैसे तुम बाहर निकलोगे क्या आ जाता है, हमारा एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर की जितनी प्रक्रियाएं हैं, कौन सी प्रक्रियाएं, वेदर की, क्लाइमेट की प्रक्रियाएं, और इन प्रक्रियाओं को शेप कौन करता है, जो इनके एजेंट्स होते हैं। अब कौन है, सूर्य का तप है यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको प्रभावित करता है, हमारे प्रेशर को प्रभावित करता है। प्रेशर किसको प्रभावित करता है, विंड को प्रभावित करता है। तो ये सारे सिस्टम्स आपस में जुड़ के, यहाँ पे अगर तुम सिलेबस क्लाइमेटोलॉजी का देखो तो वेदर क्लाइमेट है, एटमोस्फेयर का कॉम्पोजिशन है, हीट बजट है कि सौर का प्रकाश है वो पृथ्वी पे किस तरह से घूम रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो अभी मैंने बात की कि वायु दाब है, मान लो कि कहीं पे वायु का दाब ज्यादा है, कहीं वायु दाब कम है, क्यों है, किस प्रकार ये होता है, अगर ये ऐसा है तो इसके कारण पृथ्वी के ऊपर क्या क्या हरकतें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कैसे इन चीजों को इंपैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद आता है एटमोस्फेरिक मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है, हमारा जो जल है, मान लो समुद्र का जल है, सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा, वो क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, बादल बना है, बारिश हुई, ट्रांसपिरेशन हुआ, रन ऑफ हुआ, इन सारी प्रक्रियाओं का कारण क्या हुआ, ये मॉइस्चर पूरा हमारे ऊपर चल रहा है। उसके साथ क्या हुआ, इस मॉइस्चर का कुछ भाग हमारे एटमोस्फेयर में देखने को मिला। ये कैसे मूव कर रहा है, बारिश कैसे हो रही है, ये सारी की सारी चीजें हमारे इसमें है। साथ में मॉनसून, एयर मासेज एंड फ्रंट, जैसे कि अगर हम लोग टेम्परेट रीजन में चले जाएं तो वहां पे किस तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं, साइक्लोन किस तरह का निर्माण हो रहा है, यानी एटमोस्फेयर से जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें हैं वो सारा का सारा हमारा क्लाइमेटोलॉजी में आता है। इसमें से भी अगर तुम्हारी किस्मत ऐसी है, मतलब बहुत अच्छी है, तो इजी क्वेश्चन बनता है। इजी क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेगा, बताओ भाई ये स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज करो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करो। अगर कोई डिफिकल्ट है तो तुमको पूछ लेगा फ्रंट का क्वेश्चन, ठीक है, कि मान लो कि किस तरह के फ्रंट में जो होता है वो कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर लेता है हॉट को, है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन तुमसे वो ड्राफ्ट करके पूछ सकता है। उसके बाद एक टॉपिक जो है वो ऐसा टॉपिक है जो याद कभी होता नहीं, जैसे कि कॉपेन एंड थॉर्न फैक्टर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया कि क्लाइमेट को कुछ भागों में कुछ बेसिस पे बांटने की कोशिश की है। अब ये आ जाता है अक्सर, लेकिन बच्चों को अक्सर ये याद रहता नहीं है क्योंकि इसमें अक्षर है। अब इसको कैसे याद करना है, इसको तुमको सोचना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा देखने को मिलता है। आगे देखो क्या है, ओशनोग्राफी है। ओशनोग्राफी में क्या है, सबसे पहले सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अब ओशनोग्राफी क्या हुआ कि लिथोस्फीयर देख लिया, एटमोस्फेयर देख लिया, अब तुम किस में आ जाओ, हाइड्रोस्फीयर में आ जाओ। यानी कि जो जल है, हम कहते हैं ना पृथ्वी हमारा 70% पानी से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो 70% जल है ओशन का, ये कैसे मूव करता है, इसमें क्या प्रक्रियाएं होती है, इसमें जीव जंतु कैसे जी रहे हैं, कौन से ओशन है, धाराएं क्या हैं, टाइड्स क्या हैं, करेंट्स क्या हैं, कोई करंट वार्म कब होगा, कोल्ड कब होगा, ये सारी की सारी बातें हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में जो ओशन के अंदर डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट्स कैसे बने हैं, क्या हुआ है, उससे हमें देखने को मिलता है। इसमें एक टॉपिक जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारा करंट की अगर हम लोग बात करें, करंट्स इन इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इन सब की अगर हम लोग बात करें तो इस पे क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। कोई भी पेपर उठा लो,
ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, चाहे मैच द कॉलम के रूप में मिल जाएगा, चाहे किसी भी रूप में मिल जाएगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से देखने को मिलता है। आगे चलिए, अब देखो बायोज्योग्राफी। अब लिथोस्फेयर कर लिया, हाइड्रोस्फेयर कर लिया, एटमोस्फेयर कर लिया, ये तीनों मिलते कहाँ पे? तो ये तीनों मिलते हैं बायोस्फेयर पे। तो बायोस्फेयर को पढ़ने के लिए बायोज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है ना कि ये जो पहले तीन तुम कर रहे हो, ये सविंदर सिंह की सर की किताब से बहुत अच्छे से तुम लोग कर सकते हो, ठीक से दिया हुआ है, पढ़ सकते हो। बायोज्योग्राफी भी वहां पे देखने को मिलेगा, बट कुछ सेक्शन तुमको इसमें से मिसिंग मिलेंगे, जिसके लिए तुम्हें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये सारे काम तुमको इस सेक्शन में करना पड़ेगा। अब इसमें जो एक, जैसे कि बायोम्स वाला पार्ट कर लिया, इसमें पिरामिड्स आ जाते हैं, पिरामिड्स ऑफ ये, पिरामिड्स ऑफ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तुम इसमें आओगे फूड वेब, साइकिल, एनर्जी फ्लो, ट्रॉपिक लेवल, ये सारे थोड़ा इजी टॉपिक हो जाता है। इसमें कोई माथा मारने वाली बात नहीं है, बट एक चीज पढ़ लोगे, एक बार समझ लोगे, तो ये तुम्हारे लिए एकदम क्लियर, आसान से शब्दों में एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि बायोज्योग्राफी में कवर करना है। साथ में इन्वायरमेंटल एथिक्स की, इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है, उसके लिए क्या लॉज बने, क्या कॉन्फ्रेंस हुआ, कब कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में क्या था, ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब जब तुम ये सारी चीजें पढ़ लोगे, बायोज्योग्राफी, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, अब इनका इम्प्लीकेशन देखना है इंडिया के अंदर। तो बेसिकली जब हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इतनी मोटी किताब हमको डीआर खुल्लर सर की देखने को मिल जाती है, आरसी तिवारी सर की देखने को मिल जाती है, बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो भी किताब तुम उठाओगे, इतनी मोटी किताब है, लेकिन वो पूरी किताब हमको रटना नहीं है। बार बार बच्चे यही डर जाते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। अरे पूरा ज्योग्राफी थोड़ी ना रटना है, जो तुम्हारे सिलेबस में है उस पर फोकस करके हमको पढ़ना है कि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसे मॉनसून है, फिजिकल ज्योग्राफी में भी आता है, यहाँ पे भी आ गया। अब लैंड डाइवर्सिटी, ड्रेनेज पैटर्न, कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कैसी बहती हैं। अब एनटीए जो है ना, वो फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, या पूछने लगा है आजकल, ये नदी कहाँ है, वो नदी कहाँ है, वो पर्वत कहाँ है। ये थोड़ा हमको जीके बेस्ड जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट है, वो देखना है। और कहाँ से देखना है? जो आपकी स्टैंडर्ड किताब जो भी आप पढ़ रहे हो, खुल्लर सर की पढ़ रहे हो, वहां से आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा अगर आप तिवारी सर की पढ़ रहे हो, वहां से आप लोग देख लीजिए। जिसकी, अब ये मत करना कि अभी जाना और डीआर खुल्लर सर की किताब खरीद लेना, अगर आप जाना तो आरसी तिवारी सब 10 किताबें खरीद लो, ये नहीं करना। ठीक है, शांति से सुनो, जो किताब तुम्हारे पास है उसी पे रिलाई करके ये सारे टॉपिक्स को तुम लोगों ने कवर करना है। आगे चलें, अब पहला पार्ट कवर, इतना ही है, छोटा सा सिलेबस फिजिकल ज्योग्राफी का। दूसरा पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर से छोटा सा सिलेबस, कहां से शुरू होता है? थॉट से शुरू होता है। अब ये वाला जो सेक्शन है, जो ज्योग्राफिकल थॉट है, ये मेरा मानना है कि ये सबसे पहले चले जाना चाहिए। कम से कम इसका ये फर्स्ट पार्ट, जहां पे ये हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहा है कि ज्योग्राफी कैसे डेवलप हुआ, ये तो सबसे पहले तुम पढ़ जाओ, जो किताब तुम्हारे पास है पढ़ जाओ। उसके बाद जो ये सेक्शन आता है, तो इसके लिए ये जो सेक्शन है, ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन स्कॉलर, इसके लिए आप सभी ने किताब सुना होगा, सभी लोग पढ़े भी होंगे, माजिद हुसैन सर की एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट की किताब है। उसमें ये सारे टॉपिक्स, ग्रीक स्कॉलर्स ने क्या किया, रोमन्स ने क्या किया, अरब्स ने क्या किया, चाइनीज ने क्या किया, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है? नेम ऑफ स्कॉलर्स कौन थे, उनकी बुक्स कौन सी थी, उन्होंने वर्क क्या किया, उनका टाइम पीरियड क्या था, ताकि आपसे इसको घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग करने के योग्य बन जाओ। आगे अगला जो सेक्शन है ड्यूअलिज्म वाला, ये आपके उठाना पड़ेगा आरडी दीक्षित सर की किताब। ओके, क्योंकि मान लो कि ये इसमें माजिद हुसैन सर की बुक में ये टॉपिक्स तो कवर किए गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं किया गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? आरडी दीक्षित सर की एक इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट की किताब है, उसके कुछ चैप्टर्स वहां पे दिए हुए हैं। करेंगे हम क्या कि अगर आप लोग नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब समझना, तो इन कुछ टॉपिक्स की क्लासेस हम लोग करेंगे, हम लोग लेके आएंगे, चिंता मत करो। तो बेसिकली अगर किताब पढ़ना तुम चाह रहे हो, किसी का मन हो किताब पढ़ने का, तो ये सेक्शन आप लोग को करना है थॉट की माजिद हुसैन सर से, ये सेक्शन करना है आरडी दीक्षित सर से। ठीक है, आरडी दीक्षित सर की किताब थोड़ी डिफिकल्ट है पढ़ने में, बट स्टिल ये दो किताबें थॉट के सेक्शन को कवर कर जाएगा। पूरा नहीं पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना है। आगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, देखो पॉपुलेशन में दो चीजें पढ़नी है। पहली तो ह्यूमन रेसेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन रेस कैसे है, रेस होता क्या है, रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, किस बेसिस पे रेस का डिवीजन होता है। ठीक है,
और दूसरा इसमें पढ़ना है पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन का सेंसस क्या होता है, कहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, कहाँ पे कम होना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो सब वही बात है। पहला सेक्शन डिवीजन ऑफ मेन काइंड, रेशियल ग्रुप, रेस के बारे में बात। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फिर अर्बन अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफी आ जाता है, इसमें सेटलमेंट्स की बात करते हैं, सेटलमेंट्स कैसे बनता है, कहाँ पे कौन सा सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है, ये सारी बातें हमको इस सेक्शन में रिवाइज करना है। आगे देखो क्या है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स। जब ये सब तुम पढ़ लोगे तो तुम रिसोर्स पढ़ोगे, संसाधनों के बारे में पढ़ोगे। संसाधन क्या, वो चीजें जो आपके लाइफ को थोड़ी इजी बनाने में मदद करें, आम शब्दों में कहा जाए तो। उन सभी चीजों का हम लोग कैसे निकालते हैं, रिसोर्स होता क्या है, उसको किसने कैसे डिफाइन किया है, ये सारी बात। अब ये इस पे तो रह गया। पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन का क्या है, जो ये तुम्हारा पार्ट है रेशियल और ये सारी चीजें, ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी की कोई भी किताब उठाओगे तो मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को मगजमारी करनी पड़ती है, क्योंकि सेंसस का डेटा जो क्या है वो पुराना हो जाता है, नया हो जाता है। अब जैसे सेंसस भारत का 10-10 सालों में होता है, तो 2021 में सेंसस होना था, अभी तक हुआ नहीं। हम लोग 2011 के डेटा पे चल रहे हैं। हो सकता है कि उससे पहले की किताब तुम्हारे पास हो, उसमें गलत डाटा हो, या फिर हो सकता है कि तुमने 2011 के बाद ही का किताब हो, लाइब्रेरी की पढ़ रहे हो, लेकिन वो प्रोविजनल डेटा पे बेस्ड है, तो वहां पे गलतियां होने का चांस ज्यादा रहता है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं लेटेस्ट डेटा के साथ। तो वो हमको यहाँ से पढ़ना है विद योर ह्यूमन ज्योग्राफी बुक। आगे देखो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स। तो ये सारी बातें कि रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, कैसे उसका कंजर्वेशन करें, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई हैं। तो ये बायो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं सेक्शन है। बायो ज्योग्राफी जहां से भी आप पढ़ रहे होगे, ये सेक्शन आपको वहां से मिल जाएगा, वहां से बहुत इजीली कर लोगे। क्या है देख लो, नेचर ऑफ रिसोर्सेज है, क्लासिफिकेशन है, ह्यूमन एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, डिफोरेस्टेशन क्या है। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनाया तो क्या बनाते हैं ये लोग, जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस कोई हुए होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, अर्थ समिट हुआ होगा, उससे लेना देना के घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। आगे चलिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब मानव को हमने ले आया, उसके थॉट को पढ़ लिया, रिसोर्सेज ले आया। तो रिसोर्स क्यों बना रहे हैं भाई इतना ज्यादा, कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाए, हम लोग आर्थिक गतिविधियां कर पाए। तो आर्थिक गतिविधि पढ़ते हैं पहले तो 3 टाइप की, उसमें हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद की क्वाटरनरी, क्विनरी, ये सारी टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटी है वो सब हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या क्या इसमें आ गया, मान लो प्राइमरी एक्टिविटी है तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या क्या तुम उगा रहे हो, मान लो कि गेहूं उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा गेहूं कैसे कंडीशन मुक्त है, चावल कैसे कंडीशन मुक्त है, मक्का कैसे कंडीशन मुक्त है, भारत में ये सारी चीजें कहाँ उग रही हैं, विदेशों में ये सारी चीजें कहाँ उग रही हैं। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है तुमको देखने पड़ जाएंगे। ओके, अब इसमें मान लो कि तुमने ये कर तो लिया एक्टिविटी, इसमें एक और चीज आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि जब तुम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो आर्थिक गतिविधियों में, ट्रांसपोर्टेशन का एक विशेष महत्व आ जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोडक्ट को लेकर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को लेकर जाना है, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और कम्युनिकेशन की, यहाँ बैठे बैठे तुम कहीं और से बातें कर ले रहे हो, वो भी सारी की सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेक्शन में आ जाती है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़े, जो तुम्हारे पास है वो पढ़ लो, क्योंकि जो मेन तुमको पढ़ना पड़ेगा ना वो तुमको पढ़ना है, जो किताबों से तुमको पढ़ना है वो पढ़ना है तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब क्या होता है, ये सारी बातें। और ये क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट, उगता कहाँ पे है, नहीं किस कंडीशन में उगता है, बेसिकली कि चावल उगाना है तो किस मौसम में उगेगा, कितना उसको बोते हुए टेम्परेचर होना चाहिए, कॉटन उगाना है तो कितना फ्रॉस्ट फ्री डे होना चाहिए, है ना, शुगर केन उगाना है तो कैसा वाटर की कंडीशन होनी चाहिए। तो इस कंडीशंस की जब लोग बात करोगे तो यही तुम पढ़ोगे। उसके बाद ये कहाँ ज्यादा होता है, ये कहाँ कम होता है, तो ये तो तुमको नए डेटा सेट से अपडेट करना पड़ेगा जो भी उस समय अवेलेबल होगा, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन तुम जो बेसिक से शुरुआत अगर तुम करना चाहते हो तो कोई भी एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी के आर्थिक भूगोल की किताब उठानी, उसमें ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है, मेज, मक्का, ये सब जितने भी इसमें फसलों के नाम लिखे हुए हैं, एटलीस्ट वो कैसे कंडीशन में उगाया जाता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख लेनी है। अब ये सारी चीजें जो तुमने देख ली ह्यूमन ज्योग्राफी, अब भारत में ह्यूमन ज्योग्राफी की ट्रेस करना, यानी भारत में ये सारी माइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है, भारत में रिसोर्स कहाँ मिल रहा है, भारत में जनसंख्या कहाँ मिल रहा है ना।
भारत में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमको इस सेक्शन में आके डिस्कस करना है। साथ में इंडिया का रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग कैसे हुई है, देश कैसे विकसित हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर से ये कहाँ पे हमने पढ़ना है, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाली जो भी किताब होगी उसमें ये सारे टॉपिक्स वहां पे दिए गए होंगे। डेटा, फिर से डेटा के लिए एकदम माइंडफुल हो जाना है कि भाई साहब डेटा किसी किताब से देखना एक गलत तरीका हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से, किसी सोर्स से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज से आपको देखना पड़ेगा, तभी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो सेक्शन है ना ये सबसे परेशान करता है। ये सबसे परेशान क्यों करता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये पढ़ाया ही नहीं जाता है, ये एकदम डब्बा गोल वाला विषय है। तो इसको तो हम लोग करेंगे ही कैसे भी करके, लेकिन इसमें करना है क्या, सबसे पहले हमारे कार्टोग्राफिकल टेक्निक्स, यानी टेक्निक्स में क्या होता है, दो टेक्निक का यूज करते हैं, एक होता है स्टेटिस्टिकल टेक्निक, एक होता है कार्टोग्राफिकल टेक्निक। यानी ज्योग्राफर क्या करेगा, या तो नक्शा बनाएगा या तो गुना भाग करके जोड़ घटा करके देखेगा क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अगर कार्टोग्राफी की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैप और स्केल की, किस तरह के नक्शे होते हैं, किस तरह का प्रोजेक्शन होता है, कौन सा प्रोजेक्शन कहाँ यूज होता है, क्या करने के लिए यूज होता है, ये सारी बातें हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर डेटा को दिखाते कैसे हैं, रिलीफ को कैसे दिखाते हैं, ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग, सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो शीट्स क्या होती है। अब देखो जो फायदा ये को, अगर कोई बच्चा बीएचयू में पढ़ रहा है तो उसको पहले दूसरे सेमेस्टर में ये टोपो शीट पढ़ा दिया जाएगा, उसको सर्वे ऑफ इंडिया मैप पढ़ा दिया जाएगा, उसको ये प्रोजेक्शन पढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन बनारस की किसी और यूनिवर्सिटी में अगर वो बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसको शायद ये सारी चीजें ना पढ़ाई जाए। जो है वहां के वो लोग जानते होंगे, मुझे कमेंट करके बता देना ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि सिलेबस है ही नहीं, कहाँ से पढ़ लोगे। देखते हैं तो इसमें क्या करना है, ये सारी बातें हमने वेदर मैप्स और ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में सर्वेइंग की टेक्निक, की सर्वे कैसे करते हैं। अब हुआ क्या कि पिछले साल हम लोगों ने समझते समझते क्या किया था, सर्वेइंग को थोड़ा इग्नोर कर दिया। पिछले साल सर्वेइंग पे ही क्वेश्चन आ गए। अब सर्वेइंग पे ऐसे क्वेश्चन थे तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन सर्वेइंग पे क्वेश्चन कैसे थे कि जो बच्चा सर्वेइंग नहीं किया होगा वो नहीं कर पाए। और ये टॉपिक कैसा है, कभी नहीं पूछता था, किसी एग्जाम में नहीं पूछता था, लेकिन इस बार पूछ लिया। तो क्या है, हमको सर्वेइंग करना है, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन कैसे होता है, चेन टेप सर्वे, ये सारी चीजें कैसे होती है, ये इसमें देखना पड़ेगा। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन सर्वे है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा, स्टेटिस्टिक्स में वही बेसिक मीन, मीडियन, मोड आ जाता है, कर्व आ जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है। लेकिन इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारी चीजें थोड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन जो हाई थोड़ी चीजें है ना उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन के लिए एक महीना दे देना समय की बर्बादी होती है। ये नहीं कि सारा फोकस अब तुम कोरिलेशन, रिग्रेशन और ये सारी चीजें समझने के लिए एकदम पागल हो जाओ तब भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि तुम्हें ना आए एग्जाम। तो कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक हमको नहीं करनी होती है, मतलब बेसिक कर लेनी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डूबना नहीं होता। ये डूबने वाला ऐसा टॉपिक है कि इसमें डूब जाओगे तो बस डूब गए। ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे करना है। अगला है, लास्ट जो सेक्शन हमारा आता है वो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का आता है, कि हम सुदूर संवेदन कैसे करते हैं, कैसे डेटा एक्वायर करते हैं, कैसे मैपिंग करते हैं, ये सब सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्पेशल, नॉन स्पेशल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी बातें हम लोग इस सेक्शन में आगे डिस्कस करते हैं। तो ये 14 सेक्शंस में तुम्हारे सिलेबस को बांट दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और रिमोट सेंसिंग। 4-5 बुक बताई। अब उसको तुम लोग थोड़ा पढ़ना शुरू कर दोगे, रिवाइज करना अभी से शुरू कर दोगे। होता क्या है, कुछ लोग तुम्हें टोपीबाज लोग आएंगे, कहेंगे मैंने 1 महीना पढ़ा था, मेरा हो गया। 1 महीने की तैयारी बहुत होती है। अरे भाई साहब, 1 महीने की तैयारी उनके लिए बहुत होती है जिन्होंने ये सिलेबस पढ़ रखा है, उन लोगों के लिए बहुत नहीं होती है जिन्होंने ये सिलेबस नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर तुमने नहीं पढ़ा है, देखो तुम्हारी सच्चाई तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, है ना। हर लोग अपनी सच्चाई जानते हो, तो अपनी सच्चाई को थोड़ा पहचानो और देखो कि क्या तुम्हारी सच्चाई है, तुम कितना पढ़े हो, उसके बेसिस पे अभी से लग जाओ, थोड़ा थोड़ा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। क्योंकि जब एग्जाम आने लगेगा ना तो 100 बहाने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारा मंथली टेस्ट हो रहा है, मेरा सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो रहा है, सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो रहा है, मिड टर्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, करना शुरू कर दोगे। तो अभी से टाइम है, अपना रिवीजन, अपना नोट मेकिंग, ये सारी चीजें शुरू कर दो। तो अभी 6 मंथ है हमारे पास, बहुत अच्छा टाइम है। होता क्या है, 75 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का होता है। इसमें से अगर तुम 75% जो ट्रेंड रहा है पिछले सालों का, अब देखो ट्रेंड बदलता है। मैंने कह दिया तो ये पत्थर की लकीर नहीं होगी कि मैंने कह दिया तो भाई अब जय श्री राम। अगर तुम 75% के अराउंड स्कोर कर लेते हो, ठीक है, तो हाई चांसेस है कि तुम्हें अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी मिल जाएगी।
तो टारगेट यही है कि अगर 300 नंबर का पेपर है तो हम लोग कम से कम इसमें से कितने ले आए, 200 नंबर तो क्रॉस, 200 नंबर तो 66% हुआ, 210 नंबर, 210 220 नंबर से ज्यादा हम लोग यहाँ पे ले आए। हम लोगों का ये टारगेट रहना चाहिए ताकि हम अपने पसंद की जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ना चाहो उस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाओ। मैक्सिमम बच्चे अगर एमए करना चाहते तो आप लोग जेएनयू जाना चाह रहे होगे, डीयू जाना चाह रहे होगे, बीएचयू आना चाह रहे होगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आज से माइंड मेकअप करके शुरू कर दो। और तो हम लोग करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग कि ये जो सारे टॉपिक्स को मैं लेके आया हूँ इसका फ्री आपके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपको सीयूईटी पीजी के लिए फ्री क्लासेस इसी चैनल पे आपको लगातार लेक्चर्स मिलेंगे शुरू से लेके अंत तक सभी टॉपिक का। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो 50 जगह दौड़ना मत, ये ज्वाइन कर लेते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा वैसा ठीक है, बहुत पैसे हो तो हो, लेकिन यहाँ पे रहो। सारे टॉपिक सीरियसली हम लोग कवर करेंगे, एक एक टॉपिक विद योर 1 to 1 डाउट, जो भी होगा सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, इतना कर जाएंगे कि आप अगर मेरे साथ चल के मेहनत करोगे, ठीक है, पहले जिन्होंने बच्चों ने किया होगा वो जानते होंगे, कि अगर मेरे साथ चल के करोगे तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे, आप अपने मन की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से थोड़ी अच्छी मेहनत करनी है और ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है। यहाँ पे सारे वीडियो धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस ही तुम लोगों के लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहो। तो इसको लाइक शेयर जो भी करना है कर दो और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई और टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। अब ये सब चीजें तो होती रहेंगी बीच बीच में, लेकिन जो मेजर डिस्कशन होगा वो हम लोगों का टॉपिक पे डिस्कशन होगा कि हम लोग इस टॉपिक को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थोड़ा अपने सिलेबस को देख लिया है तो थोड़ा अपने मेंटल बिठाइए कि कैसे तैयारी करनी है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं सबको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे अपने प्रिपरेशन को शेप दे सकते हैं। एकदम निश्चिंत होकर तैयारी शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।